नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमने 40 लेक्चर यहाँ पर कवर किए हुए हैं और आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी पर, आपातकाल पर। ठीक है, तो आपातकाल क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका क्या पर्पस रहा, मतलब कौन सा ऐसा पर्पस था जिसकी वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने आपातकाल को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि आपातकाल भारतीय संविधान में है कहाँ पर। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में, ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 18 है उसमें आपातकाल की बात कही गई है और इसके लिए जो आर्टिकल हैं आपातकाल के लिए वो 352 से लेकर 360। तो इसके लिए आर्टिकल 352 से 360 ये जो आर्टिकल हैं ये इमरजेंसी का प्रावधान करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस भाग में है, तो भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि आपातकाल की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, आपातकाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मान लो देश में कोई असामान्य स्थिति हो जाए, असामान्य स्थिति में मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए। तो ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, ये कैसी है, असामान्य स्थिति है। तो असामान्य स्थिति से सरकार को निपटने के लिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो ये असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने की शक्ति प्रदान करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या हुआ, असामान्य स्थिति अगर देश में उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए प्रभावी रूप से शक्ति देता है ये केंद्र सरकार को। ठीक है, और संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्या उद्देश्य था, पर्पस क्या था। जैसे मान लो कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही साथ संविधान की सुरक्षा करना उद्देश्य था। इस वजह से आपातकाल का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो असामान्य स्थिति में क्या हो सकता है, असामान्य स्थिति में देश की जो संप्रभुता है वो प्रभावित हो सकती है। देश की एकता और अखंडता यानी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इवन संविधान पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इनकी सुरक्षा करने के लिए आपातकाल के प्रावधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया संविधान निर्माताओं ने। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ये आपातकाल क्या है और किस पर्पस से इसको लाया गया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आपातकाल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी डिटेल होने वाला है और नियर अबाउट 1 आवर का लेक्चर होगा, जिसमें हम आपातकाल में जो एक राष्ट्रीय आपातकाल है उसको हम क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से और नोट्स बनाइएगा। ओके, तो आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है, ठीक है, यानी राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि शक्तियां एक के पास चली जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि भारत में
केंद्र है और राज्य भी हैं, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा है जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें राज्य की शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं और केंद्र की शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, ठीक है, बंटवारा है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो ये वाली जो शक्तियाँ होती हैं यहाँ से हटकर केंद्र में आ जाती हैं। यानी जो संघात्मक व्यवस्था होती है, क्या संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था किस में बदल जाती है? एकात्मक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? एकात्मक में बदल जाती है, एकात्मक व्यवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो दुनिया में भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो सामान्य काल की संघात्मक राजनीतिक व्यवस्था को आपातकाल में एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था में बदल देता है। ये भारतीय संविधान का एक यूनिक विशेषता है, ये अद्वितीय विशेषता है, ये यूनिक फीचर है। फिर से एक बार समझिएगा कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया है कि सामान्य परिस्थितियों में शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन जैसे ही असामान्य स्थितियां पैदा होंगी और इमरजेंसी इम्पोज की जाएगी वैसे ही राज्य की शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी। तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी? एकात्मक, यानी सारी शक्तियां एक बॉडी के पास आ जाएंगी और वो होगी केंद्र सरकार। तो इसको कहेंगे एकात्मक व्यवस्था। तो ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि दुनिया का एकमात्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बिना संविधान संशोधन किए सामान्य काल की संघात्मक व्यवस्था आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो मैंने लाइन बोली है उस लाइन को आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा और टेंशन वाली बात नहीं है, आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। पीडीएफ हम शेयर कर देंगे और पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपने जो रॉबिन एकेडमी का एप्लीकेशन है, ठीक है, रॉबिन एकेडमी का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप जाइएगा। तो आज का लेक्चर जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो लेक्चर आप केवल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और चाहे तो साथ साथ में भी नोट्स आप, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना ये उस नोट्स में नहीं होंगे, तो ये स्ट्रक्चर यही दिमाग में आपके छपेंगे। तो यही स्ट्रक्चर आप ज़रूर बनाते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है, और यही आपके काम आएंगे। बाकी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो बहुत ही हम लोग इजी भाषा में इसको हम लोग समझेंगे, आसान सी भाषा में, इजी लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब संविधान यानी भारतीय संविधान कितने प्रकार के इमरजेंसी का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, ठीक है, तो ये आर्टिकल 352 में है, ये आर्टिकल 352, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। ये तो बात जनरली सभी को पता है, लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो
जैसे अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो युद्ध व आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। इसका जो आधार है सशस्त्र विद्रोह इसका जो आधार है राष्ट्रीय आपातकाल का, मतलब किस आधार पर इसको लगाया जाएगा, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, 44वें संविधान संशोधन के पहले, यानी 1978 के पहले, चूंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 44वें संविधान संशोधन के पहले अर्थात 1978 के पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द वहां पर नहीं था। इसके आधार में सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, इसकी जगह पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1978 के पहले, मतलब 44वें संविधान संशोधन के पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर क्या था, आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया था। यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ये शब्द। अब आंतरिक गड़बड़ी वाला जो मामला है, इसको संशोधन करके हटा क्यों दिया गया और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज कर लिया गया, तो कहा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ था। आंतरिक गड़बड़ी वाला जो आधार था इसका, कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हुआ था, दुरुपयोग हुआ था। इसलिए जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज कर लिया। ठीक है, तो वर्तमान में ये 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये अब नहीं है। तो ये किस तरीके से मिसयूज किया, क्यों इसको हटाया गया, इसकी बात हम आगे भी करेंगे लेक्चर में। ठीक है, जस्ट अभी ये शुरुआत है, तो पूरा आप इसको डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस शब्द की, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जैसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें क्या शब्द प्रयोग किया गया है? आपातकाल की घोषणा। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल नहीं प्रयोग किया गया है, लिखा है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा, ये शब्द प्रयोग किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं या ऐसा हो गया है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तो ये तो हो गया थोड़ा सा, जस्ट अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो आज वाला लेक्चर बेसिकली राष्ट्रीय आपातकाल पर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हल्का हल्का इंट्रोडक्शन हम आपको यहाँ पर इसका भी दे देते हैं, और फिर आगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, मैंने राष्ट्रीय आपातकाल बोल दिया, तो राष्ट्रपति शासन, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो बार बार ये नाम मुझे डिस्टर्ब कर देगा, कोई नहीं। तो बात कर रहे हैं हम इस समय राष्ट्रपति शासन की। तो इसके पहले जो हमने केंद्र राज्य संबंध वाला आपको लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि केंद्र सामान्य परिस्थितियों में
राज्यों को कुछ मामले में निर्देशित कर सकता है, प्रशासनिक मामलों में निर्देशन दे सकता है। और राज्य की ड्यूटी है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे। लेकिन यदि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य नहीं करता है, असमर्थता दिखाता है या जानबूझकर पालन नहीं करता है, तो ये कहा जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और राज्यपाल इसकी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति से करेंगे कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसलिए आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो आर्टिकल 365 इसको बदल दो, 6 को पहले कर दो, 5 को बाद में कर दो, तो हो जाएगा 365। तो आर्टिकल 365 में ये बात लिखी है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, अर्थात अगर उस राज्य की व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो अगर राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर केंद्र ने राज्यों को कोई निर्देश दिया और राज्य उसका पालन नहीं करता है, तो इसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। और आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 365 राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी का आधार क्या है, वैसे ही राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है, तो इसका आधार क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन को और भी 2 अन्य नामों से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के और भी 2 नाम हैं। इसको राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य आपातकाल या एक और नाम है संवैधानिक आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन को 2 आपातकालों के नाम से और जाना जाता है, राज्य आपातकाल और दूसरा संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कहते जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए तो संविधान में कोई आपातकाल शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसको हम डिटेल में राष्ट्रपति शासन जब अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा यानी जो तीसरा आपातकाल है वो नेक्स्ट मतलब वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 है और इसमें कहा गया है कि अगर देश की वित्तीय स्थिति अथवा साख खतरे में है, इसका आधार क्या है, इसके लगाने का आधार क्या है। तो अगर देश की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वित्तीय स्थिति या साख खतरे में, साख खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब वित्तीय स्थिति मतलब देश कर्जे में डूब गया, ठीक है, दिवालिया हो गया और इसका जो इकोनॉमिक क्रेडिट है, जो आर्थिक साख है, उसमें बट्टा लग गया, मतलब वो खतरे में आ गई। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, लेकिन अभी तक भारत में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई नहीं है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। हाँ, एक बार 1991 में ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी तो जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थितियां बन रही थी, हालांकि वो सिचुएशन से हम लोग उबर गए थे जल्दी ही, इसलिए नेशनल ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक कभी नहीं लगी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने समझा इंट्रोडक्शन कि कितने प्रकार की इमरजेंसी है, इमरजेंसी का प्रोविज़न क्यों किया गया, क्या इसका पर्पज़ है। ठीक है,
और अब हम लोग वन बाई वन करके यहाँ पर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल शुरू करते हैं और इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए 1 मिनट। ओके, तो आज बात कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, तो अब इसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, आधार। तो यहाँ पर एक मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, भारत या उसके किसी भाग, यदि भारत अथवा उसके किसी भाग भारत अथवा उसके किसी भाग को युद्ध बाह्य आक्रमण युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो गया हो, खतरा उत्पन्न हो गया हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। ठीक है, या मान लीजिए ये स्थितियां हो गई हो या स्थितियां बन रही हो, यानी युद्ध हो गया हो या होने वाला हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो या होने वाला हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या होने वाला हो, दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को लगे कि ऐसा होने वाला है और इससे देश को खतरा है। तो यहाँ पर मैंने बताया, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, तो संपूर्ण भारत, यदि भारत अथवा उसके किसी भाग मान लो ये उसके राज्य हैं, ठीक है, ये उसके राज्य हैं। ओके, तो जैसे भारत हो या भारत के किसी राज्य, यहाँ पर लिखा है उसके किसी भाग, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक टर्म को, क्योंकि यूपीएससी आपको यहीं पर फंसाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भारत अथवा उसके किसी भाग, तो भारत यानी संपूर्ण भारत में अगर ये सिचुएशन पैदा हो गई हो, उसका भाग कोई राज्य भी हो सकता है। जैसे मान लो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक है, ठीक, यहाँ भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न हो गई है तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र का कोई अगर जिला भी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो, और वहाँ भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई, तो किसी भाग में, भारत के किसी भाग में, यानी राज्य भी हो सकता है, राज्य का भी कोई हिस्सा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो है तो भारत का ही हिस्सा। इस बात को बहुत अच्छे से, इस टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो रही है तो राष्ट्रपति वहां पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम सारे टर्म आपके क्लियर करते हुए चलेंगे और छोटी छोटी बातों को भी यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो अब मान लीजिए यहाँ पर दो बातें हैं, इसके आधार में दो बातें थी, युद्ध बाह्य आक्रमण, बाह्य
आक्रमण। और दूसरी बात थी सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, इन टर्म को समझिए, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है देश के अंदर अगर कुछ लोग या कोई वर्ग, देश की जनसंख्या, देश की जनता अगर सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेती है तो इसको कहते हैं विद्रोह। और कैसा? सशस्त्र। तो जैसे विद्रोह हो तो उसमें आपातकाल नहीं लगेगा, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्ड रिवेलियन, तो फिर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। तो ये देश के अंदर अगर जनता सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेती है तो उसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। और चूंकि ये देश के अंदर की बात है इसलिए इसको हम बोलते हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। क्या बोलेंगे? आंतरिक आपातकाल, ठीक है। आंतरिक आपातकाल, तो ये शब्द हम आगे यूज करेंगे कि आंतरिक आपातकाल जब हम बोले तो इसका मतलब है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है। क्लियर? और ये वाला जो है ना, ये बाह्य आक्रमण है, कोई दूसरा देश युद्ध कर दे, आक्रमण कर दे, एक्सटर्नल अटैक, तो उसको कहेंगे बाह्य आपातकाल। क्या बोलेंगे? बाह्य आपातकाल, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जब बाह्य आपातकाल लगा होता है तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाती है, मतलब निलंबित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल लगा हो, अर्थात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा हो, तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे देगा कि आंतरिक आपातकाल में आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। गलत है। केवल आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता के फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, वो बाह्य आपातकाल यानी ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तभी आर्टिकल 19 के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये टर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसको, ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बनाते रहिएगा क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड होंगे। क्लियर? वैसे तो बुक में सब ऐसे लिखा हुआ है पूरे पेज में, तो वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप आसानी से लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाओगे, परमानेंट मेमोरी में आप इन्हें ले जा पाओगे। ओके। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा उसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है। तो इसकी अगली विशेषता अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर अगला पॉइंट हम समझें तो याद रखिएगा कि जैसे अभी हमने एक यहाँ पर चित्र बनाया था, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना, ऐसे करके ये भारत के बहुत सारे राज्य हो गए, ठीक है। ये तो आपको बताया था कि पूरे देश में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की, या उसके किसी भाग में आ जाती है, तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाई जा सकती है और देश के किसी एक भाग में भी लगाई जा सकती है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है? नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में, देश के किसी एक भाग में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो ये सारे टर्म आप जरूर याद रख लीजिएगा, है ना, कि इसका क्या मतलब है। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस
संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया था। तो ये वाला जो किसी एक भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाने का अधिकार मिला था राष्ट्रपति को, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रपति महोदय को ये जो पावर दी गई थी कि देश के किसी एक हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उस एक्ट के द्वारा, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राष्ट्रपति को देश के किसी एक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो 42वें संविधान संशोधन के बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस सब बदलाव क्यों कर दिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में आंतरिक गड़बड़ी शब्द, देखिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको इस बात का एहसास नहीं था, तो उन्होंने आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के आधार पर, गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किया था। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम किसे इंटरनल डिस्टरबेंस कहेंगे, आंतरिक गड़बड़ी किसको कहेंगे, किस सिचुएशन को आंतरिक गड़बड़ी बोला जाएगा, ये कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये बहुत क्लियर नहीं है। तो कोई भी सरकार आएगी और वो कहेगी साहब आंतरिक गड़बड़ी हो गई और नेशनल इमरजेंसी लगानी, ठीक है, तो वो तो इसका दुरुपयोग कर सकती है ना, और नेशनल इमरजेंसी लगाकर राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले लेगी, यानी संघात्मक ढांचे को एकात्मक में बदल देगी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, बात है ये 1977 की, 1947, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। 1977 के आसपास की, नहीं 75, हाँ 75, ठीक है। तो देश में क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई। 1975 में चुनाव हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी सरकार बना ले गई थी, कांग्रेस की सरकार बनी। तो राजनारायण इंदिरा गांधी के अपोजिट में चुनाव लड़े थे, और जब इंदिरा गांधी जीत गई तो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मुद्दा लेकर गए कि इन्होंने जो भारत में चुनाव हुआ है उसमें बेईमानी करके ये जीत गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया और कहा कि बात सही है। दूसरा, जयप्रकाश नारायण उस समय कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने भारत में एक वर्ग को खड़ा कर दिया था। तो इंदिरा गांधी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान भारत, उसमें इन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा करा के बांग्लादेश बनवा दिया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो इंदिरा गांधी थोड़ा सा डिक्टेटर टाइप हो गई थी, तो वो कड़े डिसीजन ले लेती थी। तो जयप्रकाश नारायण इन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। अब इंदिरा गांधी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारे खिलाफ कोई देश में कदम उठाए, इनको उस बात का घमंड हो गया था। तो इन्होंने तुरंत राष्ट्रपति महोदय से बात की, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, कि देखिए देश की सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, आंतरिक गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है,
इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया उनके कहने पर। तो पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री के सलाह मात्र से ऐसे ही बोल दिया, राष्ट्रपति को ऐसे ही मौखिक सलाह दे दी और आपातकाल लगा दिया गया। तो इस इमरजेंसी के दौरान जितना अपोजिशन लोग, अपोजिट में लोग थे इंदिरा गांधी, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। तो ये सिचुएशन, तो कहते हैं कि इन्होंने, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लोगों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, बहुत उत्पीड़न किया, जबकि ऐसी कोई आंतरिक गड़बड़ी नहीं थी जिसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, आज भी हम लोग देखते, बड़ा विवादित। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगवा दी और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इमरजेंसी लगवा दी और बहुत सारे लोगों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। इसके बाद फिर आगे आने वाले चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार गिर भी गई, ठीक है, ये हार भी गई और जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी देसाई की। और जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन कराया और जितने भी ये डिसीजन थे यहाँ पर, जो भी संशोधन से जुड़े हुए, सॉरी इससे इमरजेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ों को बदल दिया उन्होंने। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, बहुत सारी सिचुएशन बदली, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या है उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया, क्योंकि इसका मिसयूज हुआ था और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग किया गया। तो आंतरिक गड़बड़ी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है ना कि किसको हम आंतरिक गड़बड़ी कहेंगे। तो सरकार तो कह देगी कि ये तो आंतरिक गड़बड़ी है, जबकि आंतरिक गड़बड़ी नहीं है और वो इमरजेंसी लगवा देगी। तो उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया सब। तो सशस्त्र विद्रोह तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर देश की जनता सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेती है तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्लियर है। तो अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, आज की डेट में अब संभव नहीं है। जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था, ठीक है। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे करेंगे आज की डेट में, तो देखो थोड़ा समझ लो। 44वें संविधान संशोधन के पहले की बात करें, 44वें संविधान संशोधन के पूर्व, मतलब इसकी बात करें इधर, ठीक है, और इसके बाद की बात करें तो इसके पहले, यानी ये बात है 1978 की, संशोधन अधिनियम 1978। इसके पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाते थे? केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से, प्रधानमंत्री ने कह दिया आपातकाल लगा दिया, घोषणा कर दी, ठीक है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के अकेले कहने मात्र से नहीं लगेगा नेशनल इमरजेंसी, प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल, कैबिनेट, मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट होता है। अब कैबिनेट क्या होता है ये लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जब पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, तब आपको बताएंगे। मंत्रिमंडल ऐसे मान लो कि प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं उनको मिलाकर कैबिनेट बनता है। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने मात्र से मौखिक सलाह दे दिया और आपातकाल लगा दिया। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाना इतना आसान नहीं रहा, ठीक है, जितना कि पहले था 44वें संविधान संशोधन के पहले। तो ये चूंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1975 में इसका दुरुपयोग, मिसयूज किया था, इसलिए
ये 1978 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने ये अमेंडमेंट कर दिया। तो आज की डेट में यही प्रोविज़न है। तो आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और 2-3 कथन दे देगा। एक कथन दे देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगाया जा सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा दे दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आंतरिक गड़बड़ी वाला मामला अब तो हट गया ना, 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द आ गया, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, एक गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो जब इंदिरा गांधी ने ये 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, तो इन्होंने राष्ट्रपति साहब को बोल दिया, उन्होंने लगा दिया, और मंत्रिमंडल को बाद में मोहतरमा इंदिरा गांधी जी ने बताया, ठीक है, बाद में बताया कि उद्घोषणा हो गई, तब बताया कि हमने नेशनल इमरजेंसी लगवा दी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और एक चीज़ और था, एक चीज़ और समझना, ठीक है, 1975 की ही बात है और इस समय हुआ था 38वां संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए टाइम लगेगा। तो 1975 में ये हुआ था 38वां संविधान संशोधन, और समझ लो गवर्नमेंट किसकी रही होगी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट रही होगी उस समय। ठीक है, तो 38वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा जानते हो क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है। ठीक है, ध्यान से समझना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है, ठीक है, और न्यायालय अगर गलत पाता है तो उसे रद्द भी कर देगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने जब ये इमरजेंसी की घोषणा कराई तो उसके पहले प्रावधान क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति महोदय करेंगे इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी न्यायालय इसकी जांच नहीं करेगा। ये संशोधन भी इन्होंने 38वां करवा दिया था। क्लियर, तो 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, अर्थात न्यायालय इसके संवैधानिकता की जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इंदिरा गांधी जी का एक डिक्टेटर जैसे नहीं, एक मतलब तानाशाह होता है, तो तानाशाह टाइप रवैया यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां, इसमें बदलाव कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें बदलाव कर दिया गया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसकी काया ही पलट दी गई और इसमें यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा होगी, यानी इस प्रावधान को हटा दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक जांच हो सकती है। तो वही कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल 44वें संविधान संशोधन के पहले और 44वें संविधान संशोधन के बाद, तो 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल में बहुत बड़े बदलाव कर दिए। तो इसलिए ये जरूर हमें ध्यान रखने हैं कि 44वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय आपातकाल क्या इसमें माजरा है, क्या इसका प्रावधान है, क्या बदलाव किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुत
आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पता चलेंगी। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी बुक पढ़ लेते हैं, बुक में जो लिखा गया है तो बहुत बार हमें वो समझ में नहीं आता है, या बुक में जो लिखा है वो हम लैंग्वेज याद करते हैं। लैंग्वेज याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसका मतलब समझना है कि इसमें क्या है, क्योंकि लैंग्वेज तो आप अपनी बना लीजिए ना, तो टॉपिक को आप समझिए अच्छे से, और किताब की भाषा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब पता लगा कि डी बसु आप पढ़ रहे हैं, डी बसु संविधान की बुक पढ़ रहे हैं, या बी शर्मा पढ़ रहे हैं, सुभाष कश्यप पढ़ रहे हैं, या एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाषा नहीं रटनी, वो तो राइटर ने उसको लिख दिया है अपने अनुसार, आपको उसको समझना है और समझ के आप अपनी भाषा मुझसे तैयार करेंगे, ठीक है, तब आप यूपीएससी के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब आप देखो, जैसे जब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, अब आगे हम लोग चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जैसे मान लो आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, ठीक है, और उद्घोषणा होने के बाद क्या संसद का अनुमोदन जरूरी है? रेटिफिकेशन, ठीक है, यानी संसद की क्या अनुमति भी लेनी होती है क्या? तो उद्घोषणा के बाद अनुमति लेनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल का संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, और उसकी समयावधि, समयावधि, ठीक है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये हेडिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसको जो समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से 44वां संविधान संशोधन यहाँ पर लिखेंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम मतलब एक्ट, कानून, और ये 1978 का है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसके पहले की अगर बात करें, ठीक है, और इसके बाद की बात करें, तो यहाँ पर लिख दिया बाद और यहाँ पर लिखा पहले। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्लास नोट्स, तो आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो देखिए ना, जो पिक्चर होता है ना, पिक्चराइजेशन, तो जब हम इस तरीके के नोट्स बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, दिमाग में प्रिंट होते हैं। ओके, तो हम अगर 44वें संविधान संशोधन के पहले की बात करें, तो संसदीय अनुमोदन हमें लेना पड़ता था कि नहीं? लेना तो पड़ता था, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के 2 महीने में, ठीक है, तो 2 महीने में अनुमोदन लेना पड़ता था। यहाँ पर लिख देते हैं, उद्घोषणा के 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर अनुमोदन, और वो भी साधारण बहुमत से, साधारण सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से अनुमोदन लेना पड़ता था। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई और संसद ने अनुमोदन अभी नहीं दिया है, तो वो कितने दिन तक उद्घोषणा बनी रहेगी? 2 माह तक। ध्यान से समझना कि 44वें संविधान संशोधन के पहले की सिचुएशन बता रहा हूं। तो अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी, ठीक है, तो संसद से अनुमोदन कितने दिन में लेना पड़ेगा? 2 माह में। तो इसका मतलब है कि संसद के बिना अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल कम से कम 2 महीने तक तो लागू रह सकता है, समयावधि, ठीक है। और फिर अगर 2 महीने के बाद, मतलब 2 महीने के भीतर क्या लेगा? 2 माह के भीतर, अगर 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन मिल गया साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1,
तो ये जो मेजॉरिटी होती है 4 प्रकार की होती है, हमने आपको समझाया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे तो आप उसे देखिए, ठीक है। तो अनुमोदन मिल गया तो साधारण बहुमत जुटाना आसान होता है, और जो सरकार बहुमत में है तो वहाँ तो संसद में अनुमोदन, क्योंकि संसद में सरकार का बहुमत है लोकसभा में, तो वहाँ तो अनुमोदन बड़े आसानी से मिल ही जाएगा। तो अनुमोदन मिलने के बाद क्या होता था, तब समयावधि क्या होती थी, तो अनुमोदन मिलने के बाद, ठीक है, अनुमोदन मिलने के बाद ये राष्ट्रीय आपातकाल और कितने दिन तक आगे लागू रह सकता था, समयावधि की बात कर रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होती थी, ठीक है, इसका कोई समय सीमा नहीं, जब तक चाहे तब तक, यानी ये लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है, ये लाइफ टाइम था। अब आप देखो 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या होगा, इस चीज को यहां पर हमें जानना है, ठीक। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद स्थितियां बदल दी गई। यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर अनुमोदन लेना होता है। उद्घोषणा के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होता है। अब ये जो विशेष बहुमत वाला मामला है, ये भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना आर्टिकल 61 में, तो उसका मतलब अलग होता है विशेष बहुमत, ठीक है। उसमें सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो। और यहाँ पर जो अनुमोदन लेना होता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का, यहाँ पर विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये यहाँ पर मतलब है विशेष बहुमत का। तो ये चीज याद रखिएगा, जब आप बुक पढ़ोगे तो विशेष बहुमत शब्द लिखा होगा, तो विशेष बहुमत का हर जगह मतलब एक ही नहीं होता है। जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना होता है लोकसभा राज्यसभा से, तो वहां पर 2/3 बहुमत, वहां पर विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन यहां पर विशेष बहुमत का मतलब है सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये समस्या अगर आपको लग रही है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि विशेष बहुमत का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, तो इसका लेक्चर हमने पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको वहाँ पर बताया है कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। और यदि फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम फिर से इसको पढ़ा देंगे, फिर से समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे, नहीं तो वैसे भी लेक्चर बहुत लंबा है और टॉपिक लंबा है, तो फिर ये और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो ये बात आप, तो देखो यहाँ पर 2 माह में अनुमोदन लेना होता था साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत तो आसानी से मिल जाता है। तो इसका मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल को आसानी से अनलिमिटेड टाइम तक आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर क्या है, 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से, इसका मतलब क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या स्थिति हो गई इसकी वैलिडिटी की, तो और अनुमोदन की, तो संसद से अनुमोदन लेना होगा 1 माह के भीतर। ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो आज की डेट में, वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद से अनुमोदन लेना होता है उद्घोषणा के 1 माह के भीतर। इसका मतलब है संसद के बिना अनुमोदन के राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने तक लागू रह सकता है। क्लियर? और अगर 1 माह के भीतर संसद से विशेष बहुमत से उसको अनुमोदन मिल गया तो ये 6 माह तक आगे बढ़ जाएगा, 6 माह तक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या था, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद
ये लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार रिचार्ज कराओ लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए रिचार्ज होता है, ठीक है। तो अब 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म होने वाले हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को फिर आगे बढ़ाना है, तो फिर से पुनः अनुमोदन लेना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन। और अनुमोदन कैसे लेना पड़ेगा? विशेष बहुमत से। और जैसे पुनः अनुमोदन मिल जाएगा तो फिर ये 6 माह के लिए आगे बढ़ जाएगा। फिर 6 माह खत्म होने वाले और फिर राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना, फिर से अनुमोदन ले लीजिए, पुनः अनुमोदन। और अनुमोदन कैसे? विशेष बहुमत से। और फिर से ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ गया। तो हम इसको कितने बार अनुमोदन लेंगे? तो जब तक चाहें तब तक अनुमोदन लेते रहें। और अगर संसद ने अनुमोदन नहीं दिया तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर करके ये आप अनंत समय तक इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो आज की सिचुएशन ये है, ये वाली, ये इधर वाली सिचुएशन आज की है, 44वें संविधान संशोधन के बाद वाली, ये वाली ध्यान रखिएगा। तो आज की डेट में ये प्रोविज़न है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के पहले ये था। तो 44वें संविधान संशोधन के पहले राष्ट्रीय आपातकाल और 44वें संविधान संशोधन के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या बदलाव हुए, ये आप ऐसे ही इस तरीके से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो इसका नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। हालांकि इसका PDF नोट्स हम देंगे एप्लीकेशन पर, रवीन एकेडमी के एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये इसका आपको PDF मिल जाएगा पूरा, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और या तो ये वाले जो हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, ये उस PDF पे नहीं होंगे, इन स्ट्रक्चर को आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। तो आई होप कि ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो ये अनुमोदन और समयावधि ये यहाँ पर सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अनुमोदन वाला क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो इसको अगर बीच में समाप्त करना हो तो इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो उद्घोषणा की समाप्ति यानी राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा की, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी वाला, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे कैसे इसकी उद्घोषणा की समाप्ति हो सकती है? तो देखो, पहली चीज, पहला तरीका ये है। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे राष्ट्रपति जब चाहें तब इसे वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकते हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा। यूपीएससी यही स्टेटमेंट बनाता है। दूसरा, अगर संसद 1 महीने के भीतर इसको अनुमोदन नहीं दे देती है तो 1 महीने बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, इसकी घोषणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो संसद के अनुमोदन ना मिलने पर, अनुमोदन ना मिलने पर, दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। और जब लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दे, तीसरा तरीका, लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन को निरस्त कर दे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देने का मतलब आवश्यक निर्देश हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा ने इसके जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, अनुमोदन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। तो
तो राष्ट्रपति इसे समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होगा। क्लियर? तो इस उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की अगर संसदीय अनुमोदन नहीं मिलता तो ये समाप्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक, तो ये इस तरीके से समाप्त हो सकता है। क्लियर? अब देखो एक इसका तरीका, और यहाँ पर 1978 में जो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसमें एक बात और कही गई, एक मिनट, इसमें एक बात और कही गई कि यदि लोकसभा की, ध्यान से समझना, 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने यह व्यवस्था भी की, क्या? यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को, और यदि लोकसभा सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोटिस दे, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। कहने का मतलब ये देखो क्या है कि जैसे मान लो लोकसभा के 1/10 सदस्य, ठीक है, लोकसभा के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को, यानी किसको? लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को, और यदि संसद यानी लोकसभा सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति को, या किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को किस सिचुएशन में? जब लोकसभा का सत्र ना हो। तो राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोटिस दें, को लिखित रूप में नोटिस दें, मतलब इसको समाप्त करने की नोटिस दे दें। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने की नोटिस दें, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। ठीक है, नोटिस दें तो 14 दिन के भीतर, तो 14 दिन के भीतर उद्घोषणा के जारी रहने, उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए, प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए विचार विमर्श हेतु, विचार विमर्श हेतु बैठक बुलाई जा सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है। मतलब कहने का ये है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को आगे और जारी नहीं रखना है तो एक तरीका ये भी है, लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को, और यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोटिस दें, तो 14 दिन के भीतर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए विचार विमर्श हेतु बैठक बुलाई जा सकती है। और यदि वहाँ पर विचार विमर्श हो गया कि अब इसे आगे जारी नहीं रखना है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अनुमोदन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसी तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव,
तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा तो देश में क्या चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। आपको कैसा महसूस होगा, आप घुटन महसूस करेंगे कि अच्छा महसूस करेंगे, आपको कैसे फील होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, केंद्र राज्य संबंधों में क्या बदलाव आ जाएंगे, मौलिक अधिकारों में क्या समस्या आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी होंगी। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और अगले क्लास में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।